तो देखो भाई, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, जो आपका फर्स्ट वाली बुक है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर के अंदर आप ये समझो 10 या 9 टॉपिक्स, आप इसके अंदर 9 लिखा हुआ है, तो 9 टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो है वह है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। सेकंड टॉपिक आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, और यू कैन सिंपली से ब्रिटिश रूल। थर्ड पॉइंट है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद ये जो बाकी के पॉइंट्स है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिकल कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, और यू कैन से कंक्लूजन। तो टोटल इस हिसाब से आपके टोटल 9 टॉपिक्स पढ़ने। सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो सबसे पहले पढ़ना है तो कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है, तो सुनना जरा। कॉलोनियल रूल में क्या होते हैं, जब जब दो देश के बीच, जब किसी टू कंट्री के बीच ऐसा रिलेशनशिप होता है, ऐसा मतलब कैसा रिलेशनशिप, मतलब एक कंट्री जो है रूल करता है और दूसरा कंट्री जो है उस कंट्री के अंदर में काम करता है, राइट। एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर रूल करता है, तो उस सिस्टम को बेसिकली कॉलोनियल सिस्टम कहते हैं। समझ में आई बात है। वन कंपनी बीइंग दी रूरल एंड दी अदर बीइंग दी कॉलोनी। तो एक कंपनी उस पर रूल करेगा, और कंपनी कह रहा, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे रूल करेगा, और जो दूसरा वाला कंट्री होता है ना, वो एक कॉलोनी होता है, तो उसे हम कॉलोनियल रूल कहते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, इंडिया ही नहीं बल्कि और भी कई सारे कंट्रीज है जिसपे उन्होंने अपना कॉलोनियल सिस्टम लाया था। तो इंडिया में अंग्रेजों ने कब स्टार्ट करा, इंडिया में अंग्रेज तो बहुत पहले आ गए थे, अराउंड 1600 समथिंग के ईस्वी में ही आ गए थे। बट उन्होंने इंडिया पे जो फर्स्ट टाइम एक्चुअली एक वॉर लड़ा गया था, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो है 1757 में लड़ा गया था, राइट। तो उसमें जो है अंग्रेजों ने जीत दर्ज करा था, उन्होंने जीत लिया था बैटल ऑफ प्लासी को। तो उसी टाइम से इंडिया में उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो जब अगर आप काउंट करोगे 1757 से लेके 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, तो वहां तक एग्जैक्ट जो आता है ना, वो आता है 190 ईयर्स। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं अप्रोक्स। अप्रोक्स जो है 200 सालों तक, अप्रोक्स 200 सालों तक जो है अंग्रेजों ने क्या किया था, इंडिया पे रूल करा था, राइट। और ये डेट भी आपको याद रख लेना है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, तो 1757 में। और यहीं से अंग्रेजों ने इंडिया पे राज करना, रूल करना स्टार्ट कर दिया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, ये सब उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको सिंपल याद रख लेना है ईयर, राइट। बाकी हिस्ट्री की बातें। इसके अलावा इसी पॉइंट में आपको ये भी पढ़ना है, इसके पहले इंडिया को जनरली गोल्डन बर्ड भी कहा जाता था। गोल्डन बर्ड का मतलब होता है सोने की चिड़िया, ठीक है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारा सोना हुआ करता था। तो पहले तो मुगल मुगल लोगों ने, जो अरब कंट्री से आए, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारे क्या करा, एक तरीके से रूल करा। और बहुत सारे जो है उन्होंने क्या कह सकते हो आप उसको, कि जितने भी सोने चांदी थे उसको उन्होंने लूटा। फिर उसके बाद अंग्रेज आए और 200 साल तक अंग्रेजों ने लूटा। बट एक चीज आपके इसमें इंपॉर्टेंट है, जो मुगल लोग आए थे ना, तो वो इंडिया में ही बस गए थे, राइट। जो आपके बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब, शाहजहां, ये सब लोग हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी मैंने लिखा हुआ है, पहला बाबर आया था, हुमायूं आया था, फिर उसका अकबर, जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहां, औरंगजेब, और लास्ट जो एम्पायर था मुगल का, वो था बहादुर शाह जफर, जिसको अंग्रेजों ने ही कत्ल कर दिया था। बेसिकली उसको कत्ल क्या करा, उसको बेसिकली जो है फांसी चढ़ा दिया, आप ये समझ सकते हो। एक्चुअली में उस पर केस करा, मुकदमा करा, और उसको भेज दिया था जेल में, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बेटे वगैरह को भी उन्होंने कत्ल कर दिया था जब लड़ाई लड़ा गया था। इसके बाद इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है क्या, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इन तीन सेक्टर्स में ब्रिटिश ने कॉलोनियल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे कैसे एक्सप्लॉइट करा। सबसे पहला आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सिस्टम में उन्होंने सिंपली जमींदारी सिस्टम ला दिया था। जमींदारी सिस्टम पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। जमींदारी सिस्टम को बेसिकली आप, इसका मतलब आप ये समझना, जमींदारी सिस्टम क्या होता है, कि अंग्रेजों ने क्या किया, जो इंडिया में जितने भी किसान लोग रह रहे थे, अराउंड 2/3 लोग जो है, 2/3 लोग आजादी के टाइम पे किसान पे, फार्मर पे, एग्रीकल्चर पे निर्भर थे। उसके पहले की बात करें, जब अंग्रेज ने शासन करना स्टार्ट करा, तो उन्होंने जमींदारी सिस्टम आया। जमींदारी सिस्टम का सिंपल मतलब क्या होता है, कि उन्होंने एक किसी पर्सन को जमींदार बना दिया, और उसको कहा भाई देख, जितने भी किसान है ना, वो जो खेती कर रहे हैं, इससे क्या करो, जितनी मर्जी तुम टैक्स कलेक्ट करो। टैक्स यानी कि लगान, आपने फिल्म भी देखा होगा लगान वाला मूवी, लगान का मतलब होता है टैक्स, ठीक है, कर। तो जितने भी तुम्हारा दिल करे वो लगान कलेक्ट करो फार्मर से, और मेरे को एक फिक्स अमाउंट जो है एज अ टैक्स जो है मेरे को दे दो। तो जमींदार लोग क्या करते थे, किसान से जितने मर्जी उतने टैक्स वसूल करते थे, और
गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उसने जमींदार को बोला कि भाई मेरे को 1 साल का या 1 महीने का इतना एक फिक्स अमाउंट चाहिए, बाकी तेरी मर्जी, तू जितना मर्जी एग्रीकल्चर वालों को और फार्मर वालों को एक्सप्लॉइट कर। तो ये होता है बेसिकली जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में ने अंग्रेजों ने एक फिक्स अमाउंट जो है फिक्स कर दिया, जिसे जमींदार को, अंग्रेजों को एवरी ईयर या एवरी मंथ यू कैन से देना पड़ता था। सेकेंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली क्या है, हमारा इंडस्ट्री जो था ना इंडिया में अंग्रेजों के पहले, हैंडीक्राफ्ट की बहुत ज्यादा इंडस्ट्री हुआ करती थी। हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट जो है हमारे इंडियन लोग जो है फॉरेन में उस टाइम पे, समझ लो 1757 के पहले फॉरेन में बेचा करते थे हम लोग, एक्सपोर्ट किया करते थे, बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट के गुड्स हमारे डिमांड हुआ करते थे वर्ल्ड वाइड। तो जब अंग्रेज आए ना तो उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया, मतलब कि हैंडीक्राफ्ट वाली इंडस्ट्री को जो है पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। समझ में आई बातें? और कैसे डिस्ट्रॉय करा तो इसके बारे में आगे और भी पढ़ना है बेसिकली। तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया था, ये जो एक्सपोर्ट हम करते थे हैंडीक्राफ्ट का ना, उस पर उन्होंने ड्यूटी ज्यादा चार्ज कर दिया, और जो इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल करते थे वो उस पर उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया। उसके बाद है क्या, इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था वही सेम चीज आपको लिखना है। उन्होंने अपने रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए फ्री एक्सपोर्ट कर दिया, और ब्रिटिश से फिनिश गुड्स लाने के लिए फ्री इंपोर्ट कर दिया था। और जब हम अपना फिनिश गुड्स ले जाते थे तो उस पर हेवी इंपोर्ट ड्यूटी, हेवी एक्सपोर्ट ड्यूटी उन्होंने लगा दिया था। फिर आता है सेकंड पॉइंट है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल। तो इसमें आपको 3 चीज तो मेन पढ़ना है। एक तो है प्रोस्पेरस इकोनॉमी, एग्रीगेन इकोनॉमी एंड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में वही सेम चीज आता है कि हमारा इंडिया जो था ना बहुत पहले, यानी कि अंग्रेज के आने से पहले हैंडीक्राफ्ट में, उसके बाद है कॉटन के इंडस्ट्री में, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेटल, प्रीसियस स्टोन, इन सब में हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, राइट। और जब अंग्रेज आए तो इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। एग्रीगेन इकोनॉमी का मतलब होता है इंडियन लोग जनरली क्या है, टू थर्ड जो हमारा पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर पे ही निर्भर था। और प्रोस्पेरस इकोनॉमी की इंडिया जो था ना इंडिपेंडेंट के टाइम क्या था, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्पेरस इकोनॉमी। मतलब अंग्रेज के पहले तो हम लोग अपने आप पे बहुत ज्यादा निर्भर थे। जब अंग्रेज आए फिर लूट के ले गए, डिस्ट्रॉय करके ले गए, तो हम जो है 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो उस टाइम पे हम लोग क्या थे, बेसिकली बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे। हमारे पास खाने वाने को और पैसे वैसे बहुत ही कम हो गए थे, राइट। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये चीज भी आपको याद रख लेना, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आया उन्होंने क्या किया ना, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में ध्यान दिया। अपनी इकोनॉमी कहने का मतलब क्या है, जो इंग्लैंड वगैरह को उन्होंने डेवलपमेंट करा, ब्रिटिश को मतलब कि पूरा इंग्लैंड को उन्होंने डेवलप करा, और वो सारे पूरे ऑल ओवर कंट्री पे, बहुत सारे कंट्रीज पे उन्होंने रूल करा, और वहां से सारे इंपॉर्टेंट सामान, रॉ मटेरियल वगैरह ले जाते थे, और उन सब कंट्रीज को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ में आई बात है? उसमें हमारा एक इंडिया भी आता है, राइट। तो उन लोगों ने क्या किया, हमारा जो पर कैपिटा इनकम था, इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, पर कैपिटा इनकम और यू कैन से नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम वगैरह उन्होंने कैलकुलेट करने में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कैलकुलेट क्या, वो चाहते ही नहीं थे कि हमारा डेवलपमेंट हो, तो इसलिए इन सब बातों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बट स्टिल कुछ इंडिविजुअल लोगों ने, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले, श्रेयस, VV KR राव, RC देसाई, इन लोगों ने अपना इंडिविजुअल फार्मूला वगैरह लगाया, थोड़ा रिसर्च वगैरह करा, और इन लोगों ने अपना एक अलग कैलकुलेशंस करके पर कैपिटा इनकम और नेशनल ग्रोथ लेवल जो है उन्होंने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दीज पर्सन, जनरली क्या था उस टाइम पे फर्स्ट हाफ ऑफ दी 20th सेंचुरी में क्या था, हमारा जो ग्रोथ रेट था इकोनॉमी का वो लेस देन 2% था, और पर कैपिटा का जो ग्रोथ रेट था वो 0.5% था। तो ये दोनों डेटा आपको याद रख लेना। फिर थर्ड आता है क्या, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि हमारा इकोनॉमी जो है ना आजादी के टाइम पे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आजादी के टाइम पे, 15 अगस्त 1947 को जो हमें आजादी मिला, तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी कैसा था, हमारी इकोनॉमी मतलब इंडियन इकोनॉमी, तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी था, बैकवर्ड इकोनॉमी था, उसके बाद एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस था, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था, रैम्पेंट पॉवर्टी थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट और लिमिटेड अर्बनाइजेशन, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी एंड कॉलोनियल इकोनॉमी। ये 10 पॉइंट आपको याद रखना है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पर कैपिटा इनकम था ना, उसका जो ग्रोथ रेट था, और यू कैन सिंपली से जो पर कैपिटा इनकम जो होती थी वो बहुत ज्यादा कम था, राइट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है या तो स्लो ग्रोथ रेट या नो ग्रोथ रेट। तो जो हमारा पर कैपिटा इनकम जो था ना, उसका ग्रोथ रेट जो था वो ना के बराबर था, पॉइंट समथिंग में था, राइट। यहाँ पे डेटा भी लिखा हुआ 0.5 और 0.1% और 0.5%। इसका बैकवर्डनेस इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या था कि उस टाइम पे हमारी पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ 230 रुपए थी। 230, एक व्यक्ति पूरे साल में सिर्फ 230 रुपए ही कमा पाता था,
जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो यू कैन इमेजिन, आज की डेट में 230 रुपए का भाई साहब एक पिज्जा नहीं आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस समय पे पूरे एक साल की इनकम 230 रुपए हुआ करती थी। तो इतना ज्यादा बैकवर्ड था जब हमारा कंट्री आजाद हुआ। इसके बाद आता है पर कैपिटा इनकम। सिंपली मतलब होता है टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का मतलब समझ में आ सकता है, क्योंकि आज की डेट में जनरली 1.3 बिलियन हमारा पॉपुलेशन है, 1.3 बिलियन, एब्सोल्युटली राइट। आफ्टर चाइना, चाइना का हमसे थोड़ा सा ज्यादा है, 2-4 सालों में हम चाइना को भी ओवरटेक कर देंगे। और नेशनल इनकम का मतलब होता है, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी सीखा हुआ, नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एफ सी। तो जब एनएनपी एफ सी में हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम आता है। ये आपको 10th क्लास में भी पढ़ना होता था, ये आप फॉर्मूला याद रखो, कई बार 1 नंबर में आ जाता है। फिर एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। तो एग्रीकल्चर में क्या हम लोग कहाँ कितने पीछे थे? तो एग्रीकल्चर में बताया हुआ 72% जो था ना पॉपुलेशन इंडिया का, एग्रीकल्चर पे निर्भर था। और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना होता था? 50% होता था। अब ये जीडीपी क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें ऑलरेडी पढ़ना है, आप लोग को ऑलरेडी मैंने डिस्कस कराया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट और भी लिखना है कि वीट का प्रोडक्शन और राइस का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर कितना होता था? 660 केजी और 665 केजी। और 1947-48 में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता था वो होता था 527 लाख टन। उसके बाद इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, तो लैक ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड नो प्रोडक्शन ऑफ मशीन। तो मशीन वाले गुड्स वगैरह का यहाँ पे प्रोडक्शन होता नहीं था, और इंडस्ट्री वगैरह कुछ खास उतना था नहीं जब हमारा देश आजाद हुआ। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 200 सालों तक राज करा, तो जो पुराने इंडस्ट्री हुआ करते थे कुछ टेक्सटाइल के और हैंडीक्राफ्ट के, वो सब इंडस्ट्री को ब्रिटिशर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हमारे पास एक तरीके से आप समझ सकते हो कुछ नाम मात्र के ही इंडस्ट्री थे, या थे ही नहीं, इक्का दुक्का थे। वो भी 1900 से 1947 के बीच में, जैसे रतन टाटा ने और आपको बिरला और रिलायंस वालों ने इन्होंने कुछ इंडस्ट्री बैठाया था, तो उसकी वजह से, अदरवाइज कोई उतना ज्यादा खास था नहीं। रैम्पेंट पॉवर्टी भी आता है कई बार। रैम्पेंट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? जो पॉपुलेशन था वो बहुत ज्यादा पुअर था, दे वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स अ डे। कहने का मतलब 2 वक्त की रोटी भी उस टाइम पे हमें कई लोग को नसीब नहीं हुआ करती। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे पॉपुलेशन इंडिया में ऐसे इतनी गरीब मतलब थे, इतने ज्यादा गरीब लोग रहते थे कि उनको भाई 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। कुछ लोग एक ही टाइम खा पाते थे, कुछ लोग को तो वो भी नहीं मिल पाता था। दैट इज कॉल्ड व्हाट? रैम्पेंट पॉवर्टी। पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी हो रखी थी। उसके बाद हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने शासन किया ना, तो जो खेती वेती हुआ करता था उन सबको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जनरली हम लोग पहले क्या करते थे, अपने सफिशिएंट लेवल के अनाज, गेहूं, धान, चावल ये सब उगा लिया करते थे, राइट, प्रोडक्शन कर लिया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए ना, तो इन सबको बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, इन सब चीजों का प्रोडक्शन नहीं करना है, जो जिस चीज का हम बोलेंगे उसी चीज को आपको खेती करनी है। तो जैसे उसमें नील की खेती करना उन्होंने स्टार्ट करा था, क्योंकि उसकी डिमांड जो है इंग्लैंड में बहुत ज्यादा, उनको यूज करते थे एज अ रॉ मटेरियल, और फिर उससे फिनिश गुड बना के विदेशों में इंग्लैंड वाले बेचा करते थे। तो इसलिए इंडिया से वो लोग क्या करते थे, इंडियन किसानों से वो चीज का खेती करवाते थे जिनको उनकी इकोनॉमी डेवलप करने में जरूरत हुआ करती थी। ब्रिटिश की इकोनॉमी को डेवलप करने में उनको ज्यादा जरूरत हुआ करती थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही ज्यादा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? पावर जनरेशन कितना था? 2100 मेगावाट था। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हेवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट बता दिया। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, ओनली 14% पीपल जो है अर्बन में रहते थे, और 86% पीपल जो है रूरल एरिया में रहते थे। आजादी के टाइम पे सारी चीज बता रहा हूँ। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब होता है नीदर होली फ्यूडल नॉर कैपिटलिस्ट। कहने का मतलब ना तो हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थे, ना तो हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी थे, हम लोग मिक्स इकोनॉमी थे जब हमारा देश आजाद हुआ। और स्टिल अभी भी हम लोग मिक्स इकोनॉमी है। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब होता है क्या? एक देश क्या करता है, दूसरे देश पे रूल करता है, और दूसरा देश क्या होता है, एज अ कॉलोनी होता है, राइट। दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल सिस्टम। इसका आता है पॉइंट नंबर 4। टोटल 10 ही पॉइंट पढ़ने, 4 पे आ गए हैं 5 मिनट के अंदर। ये मैं पूरा का पूरा रिवाइज करा दूंगा। एग्रीकल्चर सेक्टर एट दी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या ऑन दी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो एग्रीकल्चर का क्या पोजीशन था जब हमारा देश आजाद हुआ? तो यहाँ पे देख सकते हो व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन दिखा हुआ 660 केजी, 665 केजी, ये पर हेक्टेयर प्रोडक्शन था 1947 में। उसके बाद 18-19 का जो डेटा हुआ है, ये सारे आप याद कर लोगे। और प्रोडक्शन कितना होता था? 64 एंड 22 लाख टन। एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो है पर हेक्टेयर में दिया हुआ है, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर में दिया हुआ है, और ये जो प्रोडक्शन है ना, इन लैक्स टन है, पर ईयर की बात कर रहा है, राइट। फिर हाई डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी। तो भाई इरिगेशन वगैरह जो है ना, वो इजीली होता नहीं था। ज्यादातर लोग क्या थे, जब हमारा देश आजाद हुआ तो इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह उतना अच्छा था नहीं, खेती करने के लिए पानी वगैरह का कुछ सिस्टम उतना था नहीं। तो जब बारिश होती थी अच्छा फसल होता था, जब बारिश नहीं होती थी तो ज्यादा प्रोडक्शन वगैरह नहीं हुआ करता था। डोमिनेंस ऑफ सस्टेंस फार्मिंग।
फार्मिंग जो था वो बेसिकली किस पे था, तो इट मींस क्रॉप्स एंड प्रोडक्शंस आर प्रोवाइडेड फॉर बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। जनरली उस टाइम पे लोग प्रोडक्शन सिर्फ अपने खाने के लिए ही किया करते थे। आज की डेट में क्या है, जनरली फार्मिंग लोग क्यों करते हैं, ताकि प्रोडक्शन करते हैं तो उसको मार्केट में बेच पाए ज्यादा कीमत पे और इनकम जनरेट कर पाए। लेकिन उस टाइम पे जनरली प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए क्या करते थे कि भाई इतना अनाज का प्रोडक्शन हो जाए ताकि हम 1 साल तक अपना जीवन में मतलब जितने भी फैमिली वाले वो खा पाए। ज्यादा वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं हुआ करता था और ज्यादा मार्केट डेवलपमेंट था नहीं कि भाई जहाँ पे वो अपना अनाज को जाके और सेल कर पाए, राइट। फिर गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड सॉइल टिलर्स और ओनर्स के बीच काफी क्या होता था, इसमें लिखा हुआ है गल्फ बिटवीन ओनर्स एंड सॉइल टिलर्स। तो भाई जो ओनर होता था और जो सॉइल टिलर्स था, तो जनरली जमींदारी सिस्टम में उन्होंने क्या कर दिया, जो ओनर्स हुआ करते थे ना उन सबको एक तरीके से भाई नौकर बना दिया गया था। उन्हीं के खेती पे उन्हीं के खेतों में खेती कराया जाता था और जमींदार लोग मेनली जो है फसल वगैरह का आउटपुट वगैरह जो होता था वो अपने पास रख लिया करते थे। इसके अलावा क्या है, स्मॉल एंड फ्रेगनेंट हॉलीडे, तो इट मींस पीस ऑफ लैंड है, मतलब कहने का मतलब क्या है, फ्रेगनेंट होल्डिंग का मतलब होता था जब देश हमारा आजाद हुआ ना तो जनरली ना छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों के पास जमीन था। मतलब जो किसान करने वाले लोग थे उनके पास बहुत ही कम जमीन था, जमींदार लोग सारा जमीन हड़प के बैठे हुए थे। और जिन लोग के पास खेती करने का जमीन भी था ना तो एक थोड़ा सा पार्ट यहाँ है, थोड़ा सा कहीं और पार्ट है, राइट। तो उससे खेती जल्दी नहीं हो पाती। अगर आपके पास मान लो एक जगह पे बहुत लंबी जमीन हो, बहुत ज्यादा बड़ा जमीन हो, तो वहां पे खेती आसानी से कर सकते हो। लेकिन एक जगह पे थोड़ा सा जमीन है, फिर दूसरे जगह जगह पे कहीं जमीन है, फिर तीसरे जगह पे कहीं जमीन है, तो थोड़ी थोड़ी जमीनों में अच्छी से खेती नहीं होती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। जो होल्डिंग्स था उनके पास जमीन का जो हिस्सा था थोड़ा सा कहीं था और थोड़ा सा कहीं था, राइट। तो हियर एंड देयर। इसके बाद है लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल। तो लैंड रिवेन्यू सिस्टम वही जमींदारी सिस्टम पे आएगा। जमींदारी सिस्टम का सिंपल मतलब है क्या है, अंग्रेजों ने एक जमींदारी सिस्टम लाया। जमींदारी सिस्टम का मतलब है एक पर्सन को उन्होंने क्या कर दिया, एक एरिया दे दिया कि भाई इस एरिया का जितना भी किसान है ना उससे तुम क्या कराओ, खेती कराओ, उनसे टैक्स वसूलो और मेरे को एक फिक्स रेट ऑफ अमाउंट या यू कैन सिंपली से फिक्स अमाउंट जो है पूरे ईयर का, पूरे साल का एक हमें दे दो, बाकी तुम्हें किसानों से जितना वसूल करना है वसूल करो। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर, अब पहले क्या होते थे, पहले के जनरली जो किसान थे वो जनरली क्या करते थे, खेती वगैरह करते थे जिस हिसाब से अपने खाने के लिए और भी जितनी जरूरत की चीजें होती थी उस हिसाब से। लेकिन कमर्शियलाइजेशन का मतलब वही जो मैंने बताया ना आपको, इंडिगो की खेती कराना स्टार्ट कर दिया था अंग्रेजों ने। इंडिगो की खेती का मतलब क्या है, इंडिगो की वो लोग क्या करते थे, एज अ रॉ मटेरियल यूज करते थे अपने इंग्लैंड में। वहां पे इंडस्ट्री वगैरह उन्होंने बैठा रखा था, तो वहां पे इंडिगो का बहुत यूज होता था। और इंडिगो की खेती जब आप करते हो ना तो वो जो जमीन होता है ना वो आपका क्या हो जाता है, उसमें फिर और दूसरी चीजों की खेती नहीं हो पाती। जब एक बार इंडिगो की खेती अगर आप कर लोगे तो वो जमीन एक तरीके से बंजर होना स्टार्ट हो जाता है। तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती जबरदस्ती जो है इंडियन फार्मर से उन्होंने इंडिगो की खेती कराई इंस्टेड ऑफ राइस और व्हीट का प्रोडक्शन करने के बजाय, राइट। वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो इससे क्या हो गया, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, एक्सप्लॉइट हो गया था। फिफ्थ पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट पढ़ने, टोटल 6 पॉइंट पढ़ने। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, जब अंग्रेज आए ना तो 200 सालों तक जो राज करा उन्होंने, तो उस 200 सालों में बेसिकली क्या हुआ था, उस 200 सालों में जो हैंडीक्राफ्ट वाली इंडस्ट्री थी और यू कैन सिंपली से स्टोन की इंडस्ट्री थी, मेटल की इंडस्ट्री पहले हुआ करता था अंग्रेजों से पहले, तो सारे के सारे अंग्रेजों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी मतलब अलग अलग उन्होंने टैरिफ पॉलिसी लगा दिया। इसमें आपको 3 चीजें याद रखना है टैरिफ पॉलिसी वाले में, कि भाई उन्होंने क्या करा, जो हम हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट करते थे, हैंडीक्राफ्ट इज फिनिश गुड्स, इंडिया वाले एक्सपोर्ट करते थे बाहर विदेशों में, तो उस पर उन्होंने हेवी ड्यूटी लगा दिया। ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स, ड्यूटी का मतलब होता है टैरिफ, याद रखना है, राइट। जब गुड्स पे कोई टैक्स वसूलते हैं उसको ड्यूटी बोलते हैं या टैरिफ बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है, एक्सपोर्ट टैरिफ जो उन्होंने बहुत ज्यादा लगा दिया ऑन हैंडीक्राफ्ट फिनिश गुड्स, ताकि लोग विदेशों में ना बेच पाए। सेकेंड उन्होंने क्या किया, जो रॉ मटेरियल था, अंग्रेज जो है इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटिशर ले जाते थे, मतलब इंग्लैंड ले जाते थे। तो इंडिया से जो रॉ मटेरियल ले जाएंगे, यानी रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट करेंगे उस पर उन्होंने ड्यूटी फ्री कर अपने लिए। और इंग्लैंड से जो फिनिश गुड्स बना के इंडिया में लाते थे, कपड़े वगैरह उन्होंने बेचना स्टार्ट करा था, तो उस पर भी उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर करोगे तो ड्यूटी ज्यादा लगा दिया, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट आप इंडिया से बाहर करोगे तो ड्यूटी फ्री कर दिया, और विदेशों से, फॉरेन से, इंग्लैंड से अगर फिनिश गुड्स इंडिया में लाते हो तो उस पर भी हेवी ड्यूटी उन्होंने चार्ज कर दिया था। ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आता है क्या, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। उसके अलावा मशीन मेड प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा कंपटीशन होने लगा। इंडिया में कोई मशीन इंडस्ट्री वगैरह कोई था नहीं, तो हाथ से लोग बनाया करते थे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह।
अंग्रेजों ने अपने यहाँ मशीन लगाया, कैपिटल गुड्स लगाया, वहां से मशीन से प्रोडक्शन करते थे, तो वहां से बना के और इंडिया में बेचते थे, तो उनके गुड्स की कीमत बहुत कम हुआ करती थी मशीन मेड वाला, और हैंडीक्राफ्ट वाला बहुत ज्यादा प्राइस हुआ करता था। तो इसलिए जो हैंडीक्राफ्ट का जो सामान वगैरह होता था, इंडियन लोगों का जो प्रोडक्शन किया हुआ गुड्स वगैरह होता था, उसकी मार्केट में डिमांड घटने लगी, क्योंकि वो ज्यादा कॉस्ट पे थी और उससे सस्ते कॉस्ट में अंग्रेज वगैरह बेचते थे, तो इसलिए उनकी डिमांड बढ़ने लगी। तो दैट्स कॉल्ड कंपटीशन हुआ किसका, मशीन मेड प्रोडक्शन से। लैक ऑफ कैपिटल इंडस्ट्री, सिंपल सी बात है, इंडिया में कोई कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री थी नहीं, सारे ब्रिटिशर्स ने कोई भी इस टाइप का इंडस्ट्री नहीं बैठाया, जैसे मशीन वगैरह, कारखाने वगैरह को एक भी नहीं बैठाया था। सारे के सारे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो आजादी के बाद उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह बैठाना स्टार्ट करा था। चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, डिमांड के पैटर्न में भी काफी चेंज हो गया था, राइट। जब हमारा देश आजाद हो गया था, तो उस टाइम पे क्या होते थे, न्यू क्लासेस इमर्ज हो गया था, was keen to adopt the western lifestyle। पहले के जमाने में लोग धोती कुर्ता वगैरह पहना करते थे, सिंपल सिंपल वर्ड में बोलूं तो, लेकिन जब अंग्रेज आए तो सूट बूट ये सब का प्रचलन ज्यादा आ गया, तो लोग शर्ट पैंट कोट हैट ये सब पहनने लग गए थे, तो डिमांड का पैटर्न जो है चेंज हो गया था। फिर इसके बाद आता है निगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवे, रेलवे का कई सारे निगेटिव इफेक्ट भी है, आगे हमें पॉजिटिव इफेक्ट भी पढ़ने हैं रेलवे के। तो निगेटिव इफेक्ट ये था कि रेलवे का जनरली जो है अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए विकास करा, इसलिए डेवलपमेंट करा, ताकि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने पे क्या पहुंचा पाए, अपने ट्रूप्स को पहुंचा पाए, अपने आर्म्स को पहुंचा पाए, अपने सेना वगैरह को आसानी से पहुंचा पाए, चिट्ठी वगैरह को आसानी से पहुंचा पाए, और जितने भी इंडियन रिसोर्सेज हुआ करते थे, गोल्ड सिल्वर जो भी लूट के वो अंग्रेज ले गए इंग्लैंड, उसको क्या है आसानी से रेल के थ्रू लाद के एक जगह से फिर बंदरगाह पे लाते थे, दैट मीन्स की समुद्र जहां से वो जहाजों से शिप ले जाया करते थे, तो वहां पे वो लाते थे, और जहाजों में भर के सोने चांदी सारे जो है अंग्रेज अपने इंग्लैंड में ले जाया करते थे। तो इस पे आपने एक फिल्म विलम भी कई सारी बनी हुई कि कई बार जो है जहाज वगैरह समुद्र में डूब जाता था, तो वहीं पे उनके सोने चांदी कॉइन सारे सिक्के जो है वहीं पे डूब गए, कई बार ऐसा हुआ है। तो जनरली उन्होंने रेलवे का सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट इसलिए करा ताकि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, अपने सामान पहुंचा पाए, अपनी चिट्ठियां पहुंचा पाए, अपने संदेश वगैरह पहुंचा पाए, राइट। और अपने जितने भी आर्मी वगैरह हैं उनके लिए खाने के सामान हो गए, या लड़ने के लिए वॉर वगैरह युद्ध करने के लिए, ताकि हम पूरे इंडिया पे जीत पाए, तो इसलिए उन्होंने रेलवे का विकास करा। फिर आता है फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में आपको क्या करना, 3 पॉइंट। नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, वही सेम चीज जो अभी पहले बताया था, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड सरप्लस ट्रेड। इसमें सरप्लस ट्रेड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, कहने का मतलब इंडिया को इस हिसाब से बना दिया अंग्रेजों ने कि यहाँ से रॉ मटेरियल सिर्फ ले जाते थे अपने इंग्लैंड में, वहां से फिनिश गुड्स बनाते थे और इंडिया में लाके बेचा करते थे। तो इंडिया क्या बन गया था, प्राइमरी प्रोडक्ट यानी रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया था और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बन गया था। उसके बाद मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, इंडिया का जितना भी फॉरेन ट्रेड था ना उस पर उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल कर लिया था। किसने, अंग्रेजों ने क्या कर लिया, जितनी भी इंडिया में ट्रेड हुआ करते थे उस पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया एक तरीके से। ड्यू टू व्हाट, आप ऐसे भी कह सकते हो, उन्होंने टैरिफ जो बैरियर लगाया ना उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है इंडिया के ट्रेड को एक तरीके से अपने चंगुल में ले लिया था। सिंपल आप ये कह सकते हो, उन्होंने उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। सरप्लस ट्रेड का मतलब क्या होता है, और जो भी सरप्लस ट्रेड होता था, मान लो एक्सपोर्ट आपने इंडिया से करा बाहर, 100 रुपए कमाया, और आपने इंपोर्ट करा मान लो 50 रुपए आपने पे करा, तो नेट जो 50 रुपए बचा दैट इज कॉल्ड सरप्लस ट्रेड। तो जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है उसे आप सरप्लस ट्रेड कह सकते हो। तो जो सरप्लस ट्रेड होता था ना उसको भी अंग्रेजों ने अपने कामों के डेवलपमेंट में यूज करा, इंडिया के इकोनॉमी को डेवलप करने में यूज उन्होंने नहीं करा। किस किस कामों में, तो 3 मेन काम था। एक तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका यूज करा है किसके लिए, तो एक तो बहुत सारे सर्विसेज के लिए, उसके बाद कॉलोनी बसाने के लिए, और वॉर को लड़ने के लिए। तो जो सरप्लस ट्रेड होता था उससे वो क्या करते थे, लड़ाई लड़ने में खर्च करना स्टार्ट करा, उसके बाद अपनी कॉलोनी बसाने में, राइट। और बहुत सारे जो इंडिविजुअल आइटम्स होते थे, इनविजिबल आइटम यानी कि सर्विसेज वगैरह को, उसको एंजॉय करने में खर्च करा। इसके अलावा जब आप ये मोनोपोली कंट्रोल पढ़ते हो ना, तो इसमें आपको एक ये चीज याद रख लेना है, सुएज कनाल जो है 1869 में सुएज कनाल बन के तैयार हो गया था, यहाँ से ऑपरेशन होना स्टार्ट हो गया था। और आज की डेट में जो इजराइल का आप न्यूज सुन रहे होगे ना, जो लड़ाई वगैरह हो रही है, तो इजराइल जो है इजिप्ट के पास पड़ता है, और इजिप्ट के बीचों बीच से जो है ना एक सुएज कनाल है, तो उसका जो है अंग्रेजों ने
उस पे भी कब्जा कर लिया था। और ये बेसिकली सुएज कनाल 1869 में जो है बन के तैयार हुआ था। जब आप ये देखोगे ना, आपके एनसीईआरटी की बुक में ये वाला चार्ट मिलेगा, तो यहाँ पे ये इंडिया है। यहाँ से पहले जनरली क्या होता था ना, इधर से ऐसे घूम के इंग्लैंड जाना पड़ता था, यहाँ पे इंग्लैंड है। लेकिन स्विज कनाल जो है, यहाँ पे इन्होंने बीचों बीच एक स्विज कनाल बना लिया। तो जब स्विज कनाल बन गया ना, तो उसके बाद इंडिया से ऐसे करके यहाँ से यहाँ जाते थे। तो इससे क्या हो गया, इनकी दूरी जो है कम हो गई, कम टाइम पे इंग्लैंड से इंडिया जा पाते थे और कम खर्च में जा पाते थे। तो इससे इनको ट्रेड करना और आसान हो गया। एक तरीके से ट्रेड क्या आप ये कह सकते हो, इंडिया से लूट का माल ले जाने में और भी आसानी हो गई जब से सुएज कनाल बना 1869 में। और यहीं पे आपका ना, यहाँ पे इजराइल पड़ता है, एग्जैक्ट बता दूं, यहाँ पे इजराइल पड़ता है और ये इजिप्ट का पार्ट है। ट्रांसक्रिप्ट में इजराइल में बहुत ज्यादा दिक्कत, यहाँ पे देखोगे तो और अच्छे से पता चलेगा। पहले क्या होता था, पहले ये इंडिया है, यहाँ से ना इस हिसाब से ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ पे लंदन जाना पड़ता था। लेकिन जब ये सुएज कनाल बना दिया गया, यहाँ पे पहले क्या होता था, यहाँ पे आप कह सकते हो ये समुद्र पार्ट था और यहाँ पे छोटा सा एक जगह था जहां से इन्होंने, यहाँ मिट्टी जो था ना, तो एक तरीके से आप कह सकते हो यहाँ पे इन्होंने खुद लोगों ने मिलके यहाँ पे अपना मैन मेड करके आप कह सकते हो, इन्होंने एक रास्ता बनाया, समुद्री रास्ता। तो फिर यहाँ से ऐसे होके और ऐसे ऐसे आने लगे, तो इनसे इनका टाइम भी सेव होने लगा और आसानी से कम खर्च में जो है सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा आता है डेमोग्राफिकल कंडीशन, 7 पॉइंट। इसमें आपको ये वाला इंपॉर्टेंट रहता है, डेमोग्राफिकल में आपको पढ़ना है बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन। तो बर्थ रेट में आपको ये वाला ईयर भी याद रखना है, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि 1921 के बाद, उसके पहले हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन था ना, वो एक तरीके से कभी इंक्रीज होता था, कभी डिक्रीज होता था। जनरली ज्यादातर तो डिक्रीज ही हुआ करता था, इंक्रीज उतना ज्यादा तेज गति से नहीं होता था। 2 बार डिक्रीज हुआ, लेकिन इंक्रीज जो है ज्यादा तेज गति से नहीं होता था। लेकिन 1921 के बाद हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन है, बहुत तेज गति से इंक्रीज हुआ और आज की डेट में हम वर्ल्ड वाइड सेकेंड पोजिशन पे। तो इसलिए उस ईयर को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है, क्योंकि आफ्टर 1921 आवर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है काफी इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा तेज गति से, राइट। ये चीजें, फिर उसके बाद हाई बर्थ रेट और डेथ रेट। तो उस टाइम पे जब हमारा देश आजाद हुआ, तो बर्थ रेट का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन 1 ईयर। एक साल में 1000 बच्चों में, मतलब एक साल में 1000 लोगों पे कितने बच्चे जन्म लेते हैं, उसे हम बोलते हैं बर्थ रेट। डेथ रेट क्या होता है, एक साल में जो हमारा 1000 में से जितने लोग मर जाते हैं उसे बोलते हैं डेथ रेट। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या था हमारा, तो नियरली 48 एंड 40, 48 बर्थ रेट था और 40 जो था डेथ रेट था। 1000 में से 48 बच्चे जन्म लेते थे, हजार परसेंट पे, और 1000 में से 40 लोग मर जाया करते थे। लो लिटरेसी रेट था, ओनली 16%। जब हमारा देश आजाद हुआ तो सिर्फ 16% लोग जो था, टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 16% इंडियन ही एजुकेटेड थे, और उसमें से भी फीमेल के कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 7% लिटरेट थे। उसके बाद हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इट इज द रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग डाइंग बिफोर 1 ईयर। क्या मतलब, जब बर्थ होता है ना, तो एक साल के अंदर अंदर अगर उस बच्चे का मृत्यु हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था ना, वो क्या था, 1000 में से, जनरली 1000 में से 218 बच्चे जो है ना, 218 बच्चे मर जाया करते थे विद इन 1 ईयर। 1000 बच्चे ने जन्म लिया, तो एक साल के भीतर भीतर उसमें से 218 बच्चे डेथ कर जाते थे। लेकिन ये रेट घट के 2021 में 2011 में सिर्फ 44 है। मतलब 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं ना, तो पूरे साल में ओनली 44 बच्चे ही मरते हैं आज के रेट में। इसीलिए हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, पहले क्या होता था, जन्म होता था ना, तो मृत्यु रेट भी बहुत ज्यादा हुआ करता था, इसलिए पॉपुलेशन ज्यादा तेज गति से बढ़ता नहीं था। लेकिन आज के डेट में हमने हेल्थ सेक्टर में और ये एजुकेशन सेक्टर, ये सब बहुत सारा डेवलपमेंट कर लिया ना, तो इसकी वजह से जो बर्थ रेट है ना, बर्थ रेट कह रहा हूँ, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी डेथ होने का, बच्चे के मरने का, वो बहुत ही कम हो गया है। इसके बाद है पुअर हेल्थ फैसिलिटी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो उस टाइम पे हमारी फैसिलिटी क्या थी, बहुत ही ज्यादा, हेल्थ में उतनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी थी नहीं, ज्यादा हॉस्पिटल थे नहीं, ठीक है। और यू कैन से दवाइयाँ ववाइयाँ उतनी ज्यादा होती नहीं थी, इंजेक्शन वगैरह ये सब ज्यादा उतना होता नहीं था। मतलब कि हेल्थ सेक्टर में हम लोग बहुत ही पीछे हुआ करते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इसमें भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो उस टाइम पे
सिर्फ और सिर्फ 32 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। 32 साल, कहीं कहीं पे आपको 40 ईयर्स भी मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन आज की डेट में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 68.8 यानी कि 69 ईयर्स है। एक इंसान लगभग लगभग 69 ईयर्स तक जीता है आज की डेट में। जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे 32 ईयर्स ही लोग एक इंसान जीता था ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूँ, राइट। इसका था हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, तो पॉवर्टी लेवल भी बहुत ही ज्यादा था। अभी अभी ऊपर भी मैंने बता दिया था कि भाई कुछ लोग ऐसे थे, इतने ज्यादा गरीब थे कि उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिला करता था। ऑक्यूपेशनल एक्सपेक्टेड में आपको ये पढ़ लेना है। ऑक्यूपेशनल एक्सपेक्टेड में आपको ईमेल पढ़ना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर, वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, और थर्ड जो होता है टर्टियरी, दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो आप ओवरऑल देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर में 72.7% लोग थे क्या उसमें खेती में निर्भर थे, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ, ये 1951 का डेटा है। 1951 के पास 72 या सिंपली 73% आप बोल सकते हो, 72% लगभग लगभग टोटल पॉपुलेशन जो था इंडिया का वो कृषि पे आधारित था, निर्भर था, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर में। ओनली 10% जो थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे, और बाकी के 17% जो थे वो सर्विस सेक्टर्स में थे, राइट। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है आपसे। रेलवे का डेवलपमेंट करा अंग्रेजों ने, राइट। किस लिए डेवलपमेंट करा? ताकि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल वगैरह अपने देशों में ले जा पाए, और यू कैन सिंपली से लड़ाई करने के लिए सामान वगैरह जो है इंडिया में सब जगह आसानी से ले जाए। ये सब चीजें इसमें पढ़ना है। फिर है क्या, पोर्ट्स वर डेवलप टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। पोर्ट्स जनरली क्या है, इंडिया के अंदर उन्होंने रेलवे का विकास करा और रोड्स वगैरह बनाए। उससे क्या करते थे, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट कर पाते थे। दिल्ली से कोलकाता कनेक्ट किया आसानी से। फिर दिल्ली से सामान ले जाना, पहले कोलकाता ले जाते थे, फिर वहां कोलकाता का जो पोर्ट होता था, राइट, वहां पे जहाज में वो भर के फिर अपने इंग्लैंड ले जाया करते थे। या फिर और भी कई सारे पोर्ट्स हैं साउथ में, बॉम्बे हो गया, चेन्नई में। तो जहां जहां पोर्ट हुआ करते थे तो इंडिया से सामान रॉ मटेरियल वगैरह क्या करते थे, फ्री में ले गए, या यू कैन से बहुत ही सस्ते दाम पे पोर्ट पे ले गए, फिर वहां से अपने देश ले गए इंग्लैंड, वहां से फिनिश गुड्स बनाया और वहां से फिर से फिनिश गुड्स जो इंडिया में लाके बेचना स्टार्ट कर दिया था। तो रेलवे का आता है, तो रेलवे का 2 डेट याद रखना। एक तो 1850, रेलवे का इंट्रोडक्शन कब किया अंग्रेजों ने? सबसे पहला इंट्रोडक्शन 1850 में करा। और सबसे पहला जो रेल चला था, ट्रेन, एक है रन, यहाँ पे ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन है 1850 में, लेकिन सबसे फर्स्ट ट्रेन जो चला, फर्स्ट ट्रेन मुंबई टू थाने 1853 में चला था। ये दो डेट आपको याद रख लेना है। उसके बाद रोडवेज में भी कई सारा उन्होंने विकास करा। उसके बाद एयर और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी उन्होंने कई सारा डेवलपमेंट करा, लेकिन ये सारे के सारे डेवलपमेंट जो है ना अपने कामों के लिए उन्होंने किया। फिर आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सेक्टर में जैसे चिट्ठी वगैरह पहुंचाना, टेलीग्राम, पोस्टेज, ये सब चीजें आती है। तो इसमें भी उन्होंने कई सारे डेवलपमेंट करे। इसके बाद लास्ट है क्या, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल और कॉन्क्लूजन। तो ये आपसे इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है कि भाई कुछ आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बताने हैं। जनरली क्या है कि जनरली हमने अभी तक ये पढ़ा कि भाई जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल करा तो उन्होंने ज्यादातर तो क्या किया, उन्होंने एक्सप्लॉइट ही करा, लेकिन कुछ कुछ पॉजिटिव काम भी करा। जैसे कि एक तो उन्होंने रेलवे का विकास करा इंडिया में, दूसरा क्या है एग्रीकल्चर का, उन्होंने कॉमर्शियलाइजेशन करवा दिया। पहले जनरली जो है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सामान वगैरह हम प्रोडक्शन करते थे, लेकिन कॉमर्शियलाइजेशन में हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उस टाइप के गुड्स बनाना स्टार्ट कर दिया जिसको हम मार्केट में सेल कर पाए, दैट इज कॉल्ड कॉमर्शियलाइजेशन। और मॉनेटरी सिस्टम यानी कि एक्सचेंज रेट का सिस्टम लाया। पहले के जमाने में जो अंग्रेज आए ना, उससे पहले बार्टर एक्सचेंज चलता था, या यू कैन सिंपली से राजा महाराजा के टाइम पे गोल्ड कॉइन चलता था, राइट और नॉट। उसके बाद जब अंग्रेज आए तभी अंग्रेजों ने ही मनी वगैरह का जो है प्रचलन जो है हमारे देश में स्टार्ट करा। मनी जो आज के डेट में नोट वगैरह का जो आप देखते हो, उसके पहले तो गोल्ड के कॉइन, सिल्वर के कॉइन चलते थे। उससे और पहले जाओ तो बार्टर एक्सचेंज चलता था, सामान दो सामान दो। इवन अंग्रेज आए 1757 में, उससे पहले भी, अंग्रेज के आने से पहले भी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता था इंडिया में। और एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और अंग्रेज के आने से क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वगैरह में काफी जो है उन्होंने डेवलपमेंट करा, जो कि आज की डेट में भी हम देखने को मिलता है कि भाई एक पर्सन है, उसको कोई शिकायत होती है तो वो पहले पुलिस पास आता है, फिर एसपी, डीएसपी, ऐसे करके एक सिस्टम, एक चेन बन गया, राइट। तो लास्ट में राष्ट्रपति तक जाता है। तो उसको बोलते हैं बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो उसमें भी उन्होंने काफी डेवलपमेंट करा। बस ये 10 के 10 पॉइंट थे और इसके अलावा और कुछ था नहीं। तो मैंने एक तरीके से आज जो है आपको चैप्टर नंबर 1 इस वीडियो में आपको रिवाइज भी करा दिया, राइट। तो ये चीज था। अब अगर किसी को डाउट है कुछ तो जरा जल्दी से पूछो।